हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने इससे पहले आपको एक क्लास इसकी ले ली है स्थिर वैद्युतिकी की, जिसमें हमने आपको कूलाम का नियम और आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक और विभव सूत्र आपको बता चुके हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इससे आगे की, लेकिन उससे पहले आप कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर जी आप हर चैप्टर में क्या कर रहे हैं, कुछ छोड़ छोड़ कर करा रहे हैं। देखो भाई, ये है कंपटीशन का, तो कंपटीशन में जिससे क्वेश्चन बनता है मैं वही करा रहा हूँ। अगर अदरवाइज मैं ज़्यादा बोझ आपको दे दूँ, ज़्यादा आपको कंटेंट दे दूँ, तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। जिससे सेलेक्टेड मैं करा रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। बाकी मैं अगर एकेडमिक की तरह कराने लगा, तो एकेडमिक की तरह अगर कराने लगा तो इससे आपके पास कंटेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आप लोग भी क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो जिससे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं मैं वही आपको करा रहा हूँ। रही बात जो रह जाता है, मैं आपको खुद बताता हूँ। जैसे कि इससे पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि गुरुत्वाकर्षण का, मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक इन्होंने गुरुत्वाकर्षण में और बी पार्ट इसका उपग्रहों की गति। तो मैं उपग्रहों की गति के ऊपर एक आपको वीडियो बनाऊंगा। एक ही वीडियो में आपको उपग्रहों की गति के बारे में और केपलर के नियम के बारे में समझा दूंगा। यानी मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए और आप उससे क्या है आपको पता ना हो उसके बारे में। अब वैसे मैं एकेडमिक की तरह कराऊंगा तो आपके ऊपर बहुत कंटेंट हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट कोई पढ़ना, उसके बाद और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं इसलिए सेलेक्टेड करा रहा हूँ। ठीक, तो इसी टेंशन ना लें कि सर जी यहाँ हमारा जो मतलब कि सिलेबस हो नहीं पाएगा या और भी गवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस आपका पूरा होगा और बढ़िया तरीके से आप एमसीक्यूज भी लगाएंगे। इसकी टेंशन ना लीजिए। मैं आपको बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन के बाद मैं आपकी क्या एमसीक्यूज की क्लास लेने वाला हूँ। आप खुद देख लेना कि अपना रिजल्ट तो आपका कैसा आ रहा है, उसमें जो मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर और आपने जितने मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आपके पास अगर कोई बुक हो तो उसमें देख लीजिएगा आप कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहा। अगर नहीं फंस रहा है, जैसे कोई अगर टॉपिक अलग दिख भी रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में क्या दे सकते हैं, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी में। मैंने कूलाम क्या होता है, मतलब कूलाम का नियम मैंने आपको बता दिया। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। वैद्युतीय बल कितने प्रकार का होता है मैंने आपको बता दिया। वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल, वैद्युतीय आकर्षण बल, कब कब वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगता है, कब कब वैद्युतीय आकर्षण बल लगता है, इन सारी बातों का डिस्कस मैं इससे पिछली क्लास में कर चुका हूँ। कूलाम के नियम के द्वारा दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय मान को निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र भी सिद्ध कराया था। Fe=1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। यही मैं आपको प्रूव भी करा चुका हूँ। आज इससे अगली क्लास की बात, मतलब आगे की बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश हमारे पास होता है धन आवेश, ये हमारे पास धन आवेश है। एक आवेश हमारे पास होता है ऋण आवेश। तो इन आवेशों से क्या निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। काल्पनिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। काल्पनिक का मतलब यही होता है, जैसे कि आपने किसी मूवी या नाटक में देखा होगा, नाटक शुरू या मूवी शुरू होने से पहले उस साफ साफ लिख दिया जाता है कि ये सारी घटनाएं कैसी हैं, काल्पनिक हैं। इसको मतलब रियल में ना लें, सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। तभी तो एक हीरो मरने के बावजूद भी उसको आवाज़ देने पर हीरोइन के वो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। रियल में जिंदा कोई हो जाता है, मरने के बाद कौन जिंदा हो जाएगा। इसलिए साफ साफ वो लिख के दे देते हैं कि सारी घटना कैसी हैं, काल्पनिक हैं। मेरी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब ये होता है कि अगर जहाँ पर धनावेश होता है तो वहाँ पर काल्पनिक रेखाएं कहाँ की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। कहाँ की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर। ठीक, काल्पनिक रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, ये कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। या और जो वहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, वहाँ पर ये काल्पनिक रेखा कहाँ की ओर प्रतीत होती हैं, अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ की ओर, अंदर की ओर। इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, या इनका एक नाम और भी है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक,
जहाँ पर अगर कहीं भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर। अगर नेगेटिव हैं तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं जितना एरिया घेरती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं जितना एरिया घेरती हैं वही एरिया हमारा क्या कहलाता है, जितना क्षेत्र कवर्ड करती हैं यही क्षेत्र हमारा कहलाता है आवेश का वैद्युत क्षेत्र। फिर समझ लो कि अगर धनायन कहीं मौजूद होता है तो ये काल्पनिक रेखाएं जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना एरिया कवर्ड करती हैं, जितना क्षेत्र घेरती हैं, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं या फिर आप ऐसे दे सकते हैं। देखो ये मान लो हमारा कोई क्या है, धनावेश है। अब इसके चारों ओर ये क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अगर हम कोई दूसरा आवेश, दूसरे का मतलब कोई परीक्षण आवेश और दूसरा आवेश इस क्षेत्र में लेके आए, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये इसके क्षेत्र से बाहर है, तो इन दोनों चार्जों के बीच में कोई भी वैद्युतीय बल कार्य नहीं करेगा। अगर हम क्या करें कि ये जो प्लस धन आवेश है इसको हम क्या करें, इस क्षेत्र में लेके आए। नहीं समझ में आई? इन दो, ये जो है आवेश ये अभी इस क्षेत्र से क्या है, दूर है। जब दूर है तो इन दोनों के बीच में कोई भी कार्य वैद्युतीय बल नहीं लगेगा। अगर हम क्या करें, इस आवेश को इसके क्षेत्र में लेके आए, कहाँ लेके आए, इसके क्षेत्र में लेके आए, तो आप देखते होंगे जैसे इसके क्षेत्र में आता है तो ये प्लस का, ये प्लस का। और हमने कल आपको बताया था कि जब दो आवेश कैसे हों, लाइक चार्ज हों, लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो समान हो, सजाती हो, तो उनके बीच क्या लगने लगता है, वैद्युतीय प्रतिकर्षण। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, इस पर एक वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की ओर, वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगाएगा, वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल। ठीक, देखो भाई बाहर था इस क्षेत्र से तो इसके ऊपर कोई भी वैद्युतीय आकर्षण या वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल नहीं लगा। जैसे ही इसके क्षेत्र में आया तो इस पर क्या कार्य करने लगा, एक वैद्युतीय बल कार्य करने लगा। अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो कौन सा बल कार्य करेगा बेटा, वैद्युतीय प्रतिकर्षण। अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते तो इन दोनों के बीच कौन सा लगता है, वैद्युतीय आकर्षण बल। कौन सा, वैद्युतीय आकर्षण, जो कि इसकी ओर लगता है। तो हम इसकी डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र की कैसे दे सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश आने पर क्या वैद्युतीय बल को क्या करने लगे, महसूस करने लगे, तो भाई उस क्षेत्र क्या कहलाता है, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहेंगे बेटा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आने पर वैद्युतीय बल को क्या करने लगे, महसूस करने लगे, तो वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझ लें, मैं लिख दे रहा हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आने पर वैद्युतीय बल। अब वैद्युतीय बल दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युतीय प्रतिकर्षण और एक वैद्युतीय आकर्षण। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से चार्ज को कैसे ला रहे हैं उसके क्षेत्र में। अगर नेगेटिव का चार्ज ला रहे हैं इधर पॉजिटिव तो आकर्षण लगेगा, प्लस प्लस का तो कैसे लगेगा, वैद्युतीय प्रतिकर्षण लगेगा। आने पर वैद्युतीय बल महसूस करे ठीक, आने पर वैद्युतीय बल को महसूस करे तो वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है,
वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझ लें, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युतीय बल को क्या करे, महसूस करे। वैद्युतीय बल यहाँ पर चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वह क्षेत्र हमारा क्या कहेगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके आगे बात करते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब ये है, अभी हम समझाते हैं आपको। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए। वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के। ठीक है, इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। और भी बेहतर तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है, और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था, अगर कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। सपोज दैट ये एक होता है हमारे पास परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। इसको हम लेते हैं क्यू नॉट। क्या लेते हैं, क्यू नॉट। ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, टेस्टिंग चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक, ये परीक्षण आवेश को इसको जो हम परीक्षण आवेश है, जो हमेशा कैसा होता है, धनावेश होता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है, धन आवेशित होता है, यानी पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस परीक्षण आवेश को जब हम यहाँ लाते हैं, ठीक, तो जब यहाँ लाएंगे तो आप मान लो इस बिंदु पे लाए ए बिंदु पर, और इस बिंदु पे लाए तो क्या होगा, बी बिंदु पर। तो जैसे जैसे ये वाला परीक्षण आवेश मान लो यहाँ पर था, तो इनके बीच वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल क्या था, कम था। वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल क्या था, कम था, क्योंकि मैंने वैद्युतीय बल का जो फॉर्मूला आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। तो आप देखते होंगे कि जो वैद्युतीय बल जो है वो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैद्युतीय बल का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर ये चार्ज हमारा बी पॉइंट पर है तब इस पर लगने वाले वैद्युतीय बल की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। अगर हम इस चार्ज को कहाँ ले आए, ए पॉइंट पर ले आए, तब इनके बीच की दूरी कम हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर वैद्युतीय बल क्या ज़्यादा होगा, यहाँ पर वैद्युतीय बल कम होगा। तो हम अगर डेफिनेशन दें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर Fe अपॉन में Q नॉट, या आप कह सकते हैं E बराबर Fe बटे में Q। क्या कह सकते हैं, Fe बटे में Q। यहाँ देखना बेटा, अगर इसकी डेफिनेशन दो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर,
ठीक। या फिर आप कह सकते हैं अगर ये इसकी वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, यानी क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या ले लें, 1 कूलाम। और 1 कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी 1 यूनिट वाली संख्या को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को, यानी क्यू नॉट की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली, तो कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से समझे बेटा, अगर मैं क्यू नॉट की जगह 1 लगा दूं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe। तो आप डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो आप जानते हैं या तो वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगेगा या वैद्युतीय आकर्षण। मगर यहाँ पर जो लगेगा वैद्युतीय प्रतिकर्षण लगेगा, मैंने बताया था धन आवेशित क्या है बेटा, परीक्षण आवेश हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव, तो वैद्युतीय प्रतिकर्षण वैद्युत क्षेत्र में लाने पर, ठीक, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युतीय बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ आप दे सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युतीय बल और परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप यहाँ इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युतीय बल और परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर एक आप ऐसे दे सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युतीय मान को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके मात्रक की बात आई कि इसका मात्रक क्या होगा, तो हमने बताया मात्रक जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है भाई, फॉर्मूले से, यानी वैद्युत क्षेत्र का। बहुत पूछा जाता है ये, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो भाई मात्रक कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से। E बराबर Fe अपॉन में क्यू नॉट है। Fe क्या है बेटा हमारे पास, वैद्युतीय बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ हम कह सकते हैं N अपॉन C, क्या कह सकते हैं। या फिर इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। क्योंकि हमने EVL में संबंध आपको बता दूंगा ये वाला कैसे निकल के आया है। 2 मात्रक होते हैं वैद्युत क्षेत्र के, ये वाला तो बहुत ही जल्दी पूछ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो मैंने बताया विमीय सूत्र जो निकलता है वो भी कहाँ से निकलता है, फॉर्मूले से। E का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखो बेटा कि निकाल के दिखाते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-2, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT। इनको कहाँ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो देखो बेटा m वाला तो कोई नहीं, तो m तो ऐसे ही रहा, l एक ये है और नहीं है तो l, और t को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पहले से ही -2 था और एक माइनस का t की पावर और हो जाएगी, तो t की घात -3। a को ऊपर ले जाएंगे तो a की घात -1। ये बहुत पूछा जाता है विमीय सूत्र कि वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-3a-1, यानी वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। वैद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मूला होता है E बराबर Fe अपॉन में क्यू नॉट, या E बराबर Fe अपॉन में क्यू। यहाँ से अगर आप वैद्युतीय बल को निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ से आप वैद्युतीय बल को निकालेंगे, इसके नीचे 1 माने तो F बराबर क्या हो जाएगा, E क्यू। क्या हो जाएगा, E क्यू।
क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं आगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको रब कर देते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा निकाय कैसे बनता है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, दो आवेश यानी कि एक माइनस आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दोनों आवेश प्रकृति में तो अलग अलग होते हैं। प्रकृति का मतलब होता है इनका नेचर अलग अलग होता है कि एक नेगेटिव हो एक कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी दो विपरीत आवेशों को, लेकिन ये प्रकृति में तो अलग अलग हैं। लेकिन अगली बात यह है कि इनके मान बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर हैं, इनकी वैल्यू आपस में बराबर। जैसे मान लो माइनस के 2 कूलाम हो या प्लस के 2 कूलाम, देखो इनकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन दोनों प्रकृति में क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कि दो आवेशों को जो प्रकृति में अलग अलग हो लेकिन मान में क्या हो, मात्राओं में क्या हो, बराबर हो, को 12 लंबाई पर यानी 12 दूरी पर, कितनी दूरी पर, 12 दूरी पर व्यवस्थित करने पर जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, यही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। नहीं समझ में आई? कि दो आवेशों को जो प्रकृति में क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन मान में बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, उनको अल्प दूरी पर व्यवस्थित, ये 12 दूरी जो है हमारे पास बहुत छोटी दूरी होती है, अल्प दूरी, 12 दूरी यानी अल्प दूरी पर व्यवस्थित करने से जो हमारे पास निकाय बनता है, जो सिस्टम तैयार होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्लियर? अगर इस बात सुने इसकी अगली, कि इसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी इसका जो बीच में बिल्कुल एकदम मिड में जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है उदासीन बिंदु। क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु। सारी दूरियां जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से नापेंगे, इस उदासीन पॉइंट यानी मूल बिंदु से ही नापेंगे। यानी ये दूरी कहाँ पे होगी भाई, देखो पूरी 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कितनी होगी, L, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, L, और L को जोड़ो कितने होंगे, 12। यानी बात याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर अगर भी हम अगले वाली जो आगे पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सारी दूरी हम कहाँ से नापेंगे, इस उदासीन बिंदु से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, इस उदासीन बिंदु से। क्लियर हो गई बात? ये हमारा कहलाता है उदासीन बिंदु, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो आप अगर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि दो आवेशों को जो प्रकृति में क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन मान में यानी मात्रा में बराबर हो, को अल्प दूरी पर व्यवस्थित करने से जो निकाय बनता है, जो सिस्टम तैयार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसका बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है P बराबर में Q इंटू में 2L। इसी फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। आप साफ साफ दिखता होगा कि Q क्या है, आवेश, और 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, भाई देखो दो आवेश हैं लेकिन एक नेगेटिव है, एक कैसा है, पॉजिटिव। सिर्फ यहाँ पर क्या लेना है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा लेना है, विद साइन नहीं लेना है, सिर्फ Q ले लेना है आपको। जैसे मान लो 2 कूलाम है, माइनस का 2 कूलाम, तो सिर्फ क्या लेना है, 2 लेना है, माइनस साइन नहीं लेना है। क्लियर हो गई बात? ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा तथा वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई, देखो कुल लंबाई कितनी, 2L, वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मैं लिखना चाहता हूं, लिख देता हूं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के
दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा या मान भी कह सकते हैं Q तथा वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई जिसे कहते हैं 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखना, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P बराबर Q। देखो, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान इनटू में वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अगर इसके मात्रक की बात करें, अच्छा ये कैसी राशि है ये भी पूछ लेता है। तो देखो, आवेश कैसी राशि, अदिश राशि, और ये हमारे पास कौन सी राशि, लंबाई, मीटर हमारे पास कैसी, दूरी हमारे पास कैसी, वो भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि। अदिश का अदिश करने पर ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी दूरी हमारे पास कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि हो गई। आवेश भी हमारे पास अदिश राशि हो गई, और अदिश का अदिश से गुणा करने पर हमें कौन सी राशि प्राप्त होती, एक अदिश राशि प्राप्त होती। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, यानी P का मात्रक। तो देखो, P का मात्रक देखें बेटा, फॉर्मूले से ही मात्रक निकलता है। देखो बेटा, आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र देखें बेटा, P का विमीय सूत्र। भाई, विमीय सूत्र कहाँ से निकलता है, वो भी फॉर्मूले से निकलता है। आवेश का होता है AT, आपको पीछे भी लिखवा चुका हूँ, और दूरी का क्या होता है, L। तो आप इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ATL। क्या होगा, ATL। ये आ गया इसका विमीय सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप समझ गए। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू में मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ATL होता है। अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां होती हैं जिन पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। तो आप देखें, एक होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव की, आप समझे। देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया, -Q + Q। ये इसकी क्या हो गई, कुल लंबाई हो गई। ये जो हमारे पास कहलाता है ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अक्षीय स्थिति क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के सिरों, जिसे एंड्स कहते हैं, अगर एंड से निकलने वाली काल्पनिक रेखा, ये वाली, ये काल्पनिक रेखा वैद्युत द्विध्रुव के एंडों से निकलने वाली, यानी सिरों से निकलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। यदि हम क्या करें, इसके उदासीन बिंदु से, यानी मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर इस अक्ष पर कोई बिंदु ले लें, क्या ले लें, बिंदु ले लें, स्थित बिंदु मान ले P ले लेते हैं, तो ये जो कहलाता है, ये कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति।
क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। फिर से समझ लें कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षों से निकलने वाली काल्पनिक रेखा पर मुदासीन बिंदु से r दूरी पर कोई अगर बिंदु स्थित कर दिया जाता है तो वह बिंदु क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाता है। यहीं पर हमें क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का क्या करना है कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है, वो मैं कराऊंगा आपको। अगली बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, तो मैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति आपको बता देता हूँ। देखो ये -q, ये +q, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी हो गई? 2l हो गई। अभी हमने क्या करा? उसके सिरों से निकलने वाली काल्पनिक रेखा, इस बार क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है वो कहाँ होती है? उसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री के एंगल पर होती है ये वाली। ये कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। क्या कहलाती है? निरक्ष। अगर इस निरक्ष पर मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ले लिया जाता है तो वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहलाती है। पहले मैंने क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर मूल बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु स्थित कर दें तो वो हमारी कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु स्थित कर दें तो वह हमारी कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। कल की क्लास में हम यहाँ पर कितनी तीव्रता आएगी उसका व्यंजक स्थापित करेंगे। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कितनी तीव्रता होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। कल की क्लास में हम आपको इन दोनों का डेरिवेशन करके दिखाएंगे। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।